जय हिंद दोस्तों। सो 250 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं मिसलेनियस के। 251 से अराउंड 35 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर में। वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 251। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज। तो कार्ल मार्क्स कौन सी थियोरी की मदद से कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था? एम्पेरिकल लिबरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था इस प्रोसेस को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के मदद से। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इन द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, स्लेवरी जो था इट वाज द बेस ऑफ एंशियंट सोसाइटी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई एंशियंट सोसाइटी का जो बेस था वो स्लेवरी था। लैंड वाज द बेस ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। जब फ्यूडल सोसाइटी आई तो लैंड एक बेस बना। एंड जो कैपिटल है वो बेस है मिडिल क्लास सोसाइटी का। इट इज़ हिज मटीरियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक कॉजेज विच इनहेरिट द क्लास स्ट्रगल। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की मदद से वो क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट डे आजकल यही हो गया है, तो 14 फरवरी। एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। तो एक सेंट थे वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन, तो उनकी मेमोरी में एक्चुअली ये सेलिब्रेट किया जाता था। अभी इसका एक अलग ही फ्लेवर हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन, ज्यूइश और या फिर मोहम्मदन। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है अभी और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। फालुन गोंग इज़ बिकमिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। देखिए ये उस समय का 2004 का क्वेश्चन है, उस समय का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये जो था ये चाइना का एक पॉपुलर मूवमेंट था। फालुन गोंग क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिस जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ली होंगजी के द्वारा चाइना में 1992 में। ठीक है, तो ये चाइना का पॉपुलर मूवमेंट था, ऑल्दो अब ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मदर टेरेसा? शी वॉज बॉर्न इन अल्बानिया, सही है। शी बिकेम अ नन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिल्कुल सही है। शी वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ हर डेथ, नहीं, शी वॉज एन इंडियन सिटीजन। शी वॉज वंस अ टीचर इन कैलकटा, ये भी सही है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन 1910 इन अल्बानिया। एट द एज ऑफ 18 शी हैड टेकन द मेंबरशिप ऑफ अ मिशनरी। फिर वो इंडिया आई 1929 में, ठीक है, एट द एज ऑफ 19 ईयर्स ओनली, एंड स्टार्टेड टीचिंग एट लोराटो कॉन्वेंट कोलकाता। और अपनी मृत्यु के समय 1997 में ऑन 5 सितंबर 1997 उनकी डेथ होती है। एंड शी वॉज एन इंडियन सिटीज़न, उन्होंने इंडिया की सिटीज़नशिप ले ली थी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड बाय मदर टेरेसा इज़ कॉल्ड, तो उनके द्वारा जो स्टेब्लिश किया गया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेस्यूट ऑर्डर। Saint Francis died in Goa and a church is dedicated to him there. The feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. ठीक है, देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है, बहुत पुराना भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और किसी वजह से हो सकता है न्यूज़ में रहे हों उस समय। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो गोवा में आते हैं 1542 में, और इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने में इनका योगदान रहा है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेस्यूट ऑर्डर ऑल्सो। इनकी मृत्यु होती है दिसंबर 3, 1552 को, जब वो इंडिया आते हैं उसके 10 साल बाद, ऑन अ चाइनीज़ आइलैंड। तो इनकी मृत्यु चाइनीज़ आइलैंड पे होती है। और इन स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज ही उनकी डेथ जो थी वो गोवा में नहीं हुई थी। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर वो हर साल 3 दिसंबर को गोवा में मनाया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ डे दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनकी डेट दी हुई। लीगल सर्विसेज डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे,
वर्ल्ड थिएटर डे और इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, तो देख लेते हैं। लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर आने वाला है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाते हैं। हु वॉज द कंपाइलर ऑफ इम्पीरियल गेजेटियर? इम्पीरियल गेजेटियर के कंपाइलर थे विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर, ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इन्होंने इम्पीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया को कंपाइल किया था। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल, तो ये जो इस्टेब्लिश होती है 1913 में बनाई थी उन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905 की बात है। पब्लिकेशन ऑफ हिक्कीज बंगाल गेजेट 1780 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स, ये 1784 की बात है, जिस साल पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। फिर है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, 11 जुलाई, 12 अगस्त, 29 अगस्त, 8 सितंबर। आपको बताना है कि कौन सा क्या दिवस है। तो देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे आई थिंक 12 अगस्त को होता है, हम चेक करते हैं एक बार। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है और 8 सितंबर को आई गेस वर्ल्ड लिटरेसी डे होना चाहिए। लेट्स चेक। 11 जुलाई इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। देखिए, नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, श्री विवेकानंद जी की जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। 29 अगस्त को होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे और 8 सितंबर को होता है वर्ल्ड लिटरेसी डे। सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं? तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए। सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट होता है 21 अप्रैल को। The Government of India has taken a decision to observe 21st of April of every year as Civil Services Day as an occasion for the civil servants to rededicate themselves to the cause of citizens and renew their commitment to public service and excellence in work. First such function was held at Vigyan Bhavan on 21st April 2006. Which of the following pair is not correctly matched? फतेह सिंह राठौर टाइगर मैन बोलते हैं इनको। सुरेश तेंदुलकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। देखिए, सुरेश तेंदुलकर जो थे वो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, वो इकोनॉमिस्ट थे। मणि कन्नल फिल्म मेकर हैं और आर एस शर्मा हिस्टोरियन हैं, तो ये सही है। सुरेश तेंदुलकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, रादर ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। येलो स्टोन, आईफिल टावर, पेगोडा, पिरामिड्स। देखिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, आईफिल टावर पेरिस में है। ठीक है, पेगोडाज जो होते हैं वो म्यांमार में हैं और इजिप्ट में पिरामिड्स पाए जाते हैं। तो येलोस्टोन पार्क अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है, 1872 में ये बनाया गया था। येलोस्टोन रिवर यहाँ से निकलती है। आईफिल टावर जो है वो पेरिस में है और इसको डिज़ाइन किया गया था इंजीनियर गुस्तावे आईफिल के द्वारा, इसीलिए इसका नाम आईफिल, मतलब आर्किटेक्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा आईफिल टावर। देन म्यांमार जो है इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री, एज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं। बाकी रहा पिरामिड्स, तो पिरामिड्स जो हैं वो लोकेटेड हैं एट गीज़ा, इजिप्ट। were built in 2700 BC to preserve the dead bodies and were used as royal mausoleums. It is also one of the 7 wonders of the world. Next, the first lady prime minister in the world was, तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी सरमाओ भंडार नायके। ये वर्ल्ड की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी सिरिमाओ भंडार नायके। श्रीलंका। Years in which lady prime minister took oath are given below. सिरिमाओ भंडार नायके जी बोलते हैं, 1960 में इन्होंने लिया था। देन उसके बाद इंदिरा गांधी बनती है सेकंड विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये इंदिरा गांधी थी 1966। गोल्ड मायर 1969 इज़राइल। और मार्गरेट थैचर जिनसे बोला जाता है कभी कभी कि अपने लुक्स जो लिए थे इंदिरा गांधी ने, कुछ कुछ वहाँ से वो उनको मानती थी, फॉलो करती थी। 1979 ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर रही हैं। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नेम्ड द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का। द प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी भी बोलते हैं और ये वेस्टमिंस्टर सिटी में लोकेटेड है। चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत इन विच ईयर?
तो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत इन 1959। हमने देखा था कि उस समय कुछ रिवोल्ट हुए थे और उसकी वजह से दलाई लामा जी ने शरण ली थी इंडिया में। तो 1959 की बात है, चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था। बांग्लादेश वॉज स्टेब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ। तो ये कब हुआ था वॉर, ये पूछना चाह रहे हैं। तो वॉर हुआ था दिसंबर 1971 में, ठीक है। 26 मार्च 1971 से जो मूवमेंट था वो शुरू हुआ था और ख़त्म ये होता है दिसंबर 1971 को। ऑन 16 दिसंबर 1971 ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान इन द लिबरेशन वॉर बिकेम बांग्लादेश। When was the special rights and privy purse enjoyed by Indian princely states abolished? प्रिवी पर्स कब abolish किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे abolish हुआ था 1971 में। प्रिवी पर्स क्या होता था? ये एक पेमेंट दिया जाता था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, रूलिंग फैमिलीज़ को जो थी, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ देयर एग्रीमेंट टू मर्ज विद देयर स्टेट। देखिए आपको पता होगा जब आज़ादी मिली तो वल्लभ भाई पटेल जी को ये काम दिया गया था कि पूरे देश को यूनाइट करें, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो 563 समथिंग प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो एक साथ में मर्ज हुए और यूनियन बना, यूनियन ऑफ इंडिया बनता है। तो उस समय उनको बोला गया था कि जो राजा थे तो उनको बोला गया कि भाई अब आप अचानक से हम एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक में चेंज होने वाले हैं। अभी तक हम रिपब्लिक नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे और उससे पहले ये लोग राजा थे, तो अपना ये राजशाही भी एंजॉय करते थे। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी उन्होंने ऑल द पेंशनर्स बने, कुछ लोग बने, बट वो राजा थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो सारे सिटीज़न हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं। तो इनको बोला गया कि भाई आप रॉयल फैमिली से हैं, आपको प्रिवी पर्स दिया जाएगा। प्रिवी मतलब एक प्रिविलेज्ड लोगों को, पर्स मीन्स कि कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म किया गया, ये अबॉलिश किया गया 1971 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ये देती थी क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था कि भाई वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज करेंगे 1949 में, देयर बाय एंडिंग देयर रूलिंग राइट्स। तो उनके रूल करने के अधिकारों को उस समय ख़त्म कर दिया गया था। हाउएवर जितने भी स्पेशल राइट्स थे एंड प्रिवी पर्स एंजॉयड बाय इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इनको 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इनको अबॉलिश किया गया, ठीक है। और वो फिर बाकी बाद में अभी तक जो उनको एक रॉयल्टी आप मान सकते हैं कि मिलती थी जो 1971 तक, वो ख़त्म कर दी गई। एंड तब भी वो इंडियन सिटीज़न ही थे, उनकी कोई रूलिंग अथॉरिटी नहीं बची थी, बट हाँ उनको एक रॉयल्टी के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देती थी, वो उनसे वापस लिया गया। वापस लिया गया मतलब ख़त्म कर दिया गया। जो दिया था वो तो दे ही दिया, वो वापस नहीं लिया गया, बट फर्दर नहीं दिया जाएगा, ऐसा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। यूएसएसआर रशिया कौन से सन में बनता है, कौन से ईयर में बनता है? तो ये बनता है 1991, 1991 में। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 15 सेपरेट कंट्रीज़, ठीक है, 15 सेपरेट कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट होती है अलॉन्ग विद रशिया ऑन 26 दिसंबर 1971। व्हेन अकर्ड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब होता है? ये होता है 3 अक्टूबर 1990 को, 3 अक्टूबर 1990। जर्मनी वॉज डिवाइडेड इन रशिया इन्फ्लुएंस्ड ईस्टर्न जर्मनी एंड the USA influenced West Germany. After the Second World War, Germany reintegrated on 3rd October 1990. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो एक पोर्शन जो था ईस्टर्न जर्मनी उसको फेवर कर रही थी रशिया और वेस्टर्न जर्मनी को फेवर कर रही थी यूएसए, और ये अलग हो गए थे। फिर जब ये दोबारा एक होते हैं 3 अक्टूबर 1990 को। द मेन कॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज, तो मेन कॉज क्या था यूएसए का पार्टिसिपेट करने का? तो ये था इन्वेजन एट पर्ल हार्बर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को बाय द इन्वेजन ऑफ जर्मनी ओवर पोलैंड, बट अमेरिका जो था वो मिलिट्रीली इन्वॉल्व नहीं था। आफ्टर अ सडन अटैक ऑफ जापान एट पर्ल हार्बर, जो कि एक नेवल बेस था अमेरिका का, 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने उस पर अटैक किया था, अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलिट्रीली। मतलब उससे पहले वो सपोर्ट दे रहा था बट डायरेक्टली मिलिट्रीली फॉल नहीं कर रहा था, बट उसके बाद उसने मिलिट्रीली सपोर्ट किया जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज
फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, जो इन्होंने 1789 से 1797 तक प्रेसिडेंटशिप की. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु हैव रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? तो ये थे रिचर्ड निक्सन. रिचर्ड निक्सन 37th प्रेसिडेंट थे और ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं यूएस के जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपने ऑफिस से ड्यू टू हिज रोल इन वाटरगेट स्कैंडल. तो वाटरगेट स्कैंडल जो है वो एक बहुत ही फेमस स्कैंडल है यूएसए का, और वहाँ पे इनका हाथ पाया गया, इसलिए इन्होंने अपने गद्दी से रिज़ाइन किया, अपने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन किया, और ये 37th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, रिचर्ड निक्सन. Which country is considered to Bishop Desmond Tutu? concerned to Bishop Desmond Tutu. तो ये साउथ अफ्रीका थी. बिशप डेस्मंड टूटू एक ब्लैक बिशप थे साउथ अफ्रीका के, who achieved worldwide fame for anti-racism movement in the decade of 80s. इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1984 में और गांधी पीस प्राइज़ मिलता है 2005 में. Who is credited with the making of real paper in China? रियल पेपर चाइना में बनाने का क्रेडिट जाता है साई लुन को. साई लुन ने पेपर बनाया था 105 AD में. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोक्रेटिस वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो. प्लेटो वॉज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस. ठीक है, तो सोक्रेटिस डिसाइपल नहीं थे प्लेटो के, प्लेटो सोक्रेटिस के डिसाइपल थे. तो पहले सोक्रेटिस हुए, उनके जो शिष्य बने वो प्लेटो बने. प्लेटो वॉज द डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल. गलत है. सोक्रेटिस एंड प्लेटो वर डिसाइपल्स ऑफ एरिस्टोटल. नहीं, देखिए जो फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो थे वो डिसाइपल थे सोक्रेटिस के, जबकि एरिस्टोटल जो थे वो डिसाइपल थे प्लेटो के. तो इसको आप कोड से याद कर सकते हैं, स्पा, सोक्रेटिस, प्लेटो, देन एरिस्टोटल. प्लेटो डेलिब्रेटेड ऑन जस्टिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट इन हिज पॉपुलर बुक रिपब्लिक. तो इनकी बुक थी रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने आइडियल स्टेट को एक्सप्लेन किया है. द मेन कॉज ऑफ इटालियन रिनासा वॉज, मेन कॉज क्या था इटालियन रिनासा का? फ्रीडम टू एक्सप्रेस द आइडियाज़. ठीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ इटालियन रिनासा. इटालियन रिनासा स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी में. इसको बोलते हैं एज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एरा एंड टर्मिनेशन ऑफ मेडिवल फ्यूडलाइज्ड एरा. मेन कॉज जो इसका रहा वो था वॉज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज़. अपार्थिव क्या है? Apartheid is a system related to gender discrimination, age set, South Africa of institutionalized racial segregation और caste based system. देखिए अपार्थिव हिंदी ट्रांसलेशन होता है अनअर्थली का. A novel series with the same name that is अपार्थिव has been written by American writer Cynthia Hand. तो क्वेश्चन आई थिंक जो पूछना चाह रहा था MPPSC वो अपार्थिव था. ठीक है, अपार्थिव नहीं था. बेसिकली क्वेश्चन ऑप्शन से जो लग रहा है कि वो अपार्थिड पूछना चाहता था. और अपार्थिड जो होता है वो एक सिस्टम होता है साउथ अफ्रीका में ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन. इसमें रेशियल सेग्रीगेशन होता है. हालांकि क्वेश्चन उन्होंने आई गेस मिस प्रिंट की वजह से अपार्थिव हो गया और अपार्थिव होते ही उसका मीनिंग चेंज हो गया. सो इसीलिए MPPSC ने इसमें बोनस दिया था इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर? तो हिंदू जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, हिंदी कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, इंडियन नेशनल कैलेंडर जो यूज़ करते हैं, उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो हम उसको बोलते हैं चैत्र. आपको याद, चैत्र की नवरात्रि से स्टार्ट होता है. तो चैत्र का महीना पहला महीना होता है. जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, उसी तरीके से हिंदी कैलेंडर में चैत्र का महीना पहला महीना होता है. और बेसिकली इंडिया के अगर क्लाइमेट के लिए देखा जाए तो ये पहला महीना होना भी चाहिए. गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में. चैत्र नवरात्रि उस समय मनाया जाता है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि एक अलग ही नेचर में बाहर आती है. ये जो आपका विंटर्स हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं. क्योंकि जो अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का जो महीना होता है वो बहुत डल महीना होता है एक तरीके से. बहुत सुहाना मौसम नहीं बोल सकते. तो हम एक नए जो साल की शुरुआत होती है वो चैत्र बहुत ही इंडिया के जो क्लाइमेट है उस हिसाब से शायद इसको बनाया गया होगा कि वो पहले उस समय आप नए फूल देखेंगे, नए फूल आते हैं. एक मौसम में एक अलग चेंज देखने को मिलता है आपको. सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, गर्मियों की शुरुआत के दिन होते हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है. एक अलग ही पूरा जो हमारा नेचर होता है वो फूलों से भरा हुआ होता है. नए फूल, नई कोपलें आती हैं.
तो उस हिसाब से वो हमारे जो हमारा क्या बोलेंगे उसको, क्लाइमेट है, उसको सूट करता हुआ ये महीना था। ऑल्दो अब इसको लोग नहीं इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम बेसिकली न्यू ईयर जनवरी को मानते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इसको मानते हैं। ऑल्दो जो फर्स्ट मंथ है इंडियन नेशनल कैलेंडर का वो चैत्र का महीना होता है, और विच कोइंसाइड्स विद मार्च एंड और अप्रैल ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। फागुन इज़ द लास्ट मंथ, और जो सबसे आखिरी महीना होता है वो फागुन का महीना होता है। ठीक है, फागुन के महीने में जब होली का त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, द तमरिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो तमरिया ट्राइब्स जो हैं वो झारखंड में पाई जाती हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बोथ मुंडा एंड भूमिज ट्राइब। तो ये सब ग्रुप है मुंडा और भूमिज का, बिलोंगिंग टू सेम रेशियल स्टॉक। तमरिया हैज़ बीन नोटिफाइड एज एसटी इन झारखंड स्टेट। ठीक है, तो ये एसटी है झारखंड स्टेट में, और ये मुंडा और भूमिज के सब ग्रुप हैं। तो यहाँ हमारा मिसलेनियस पोर्शन ख़त्म होता है, ऑल्दो इसमें थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ द इलनेस। सो होपफुली अब ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आई एम नॉट वेल, आई एम as I told earlier कि in the earlier video also, holding pen is difficult for me at this moment of time. So I'll try my best कि अब इसमें गैप ना हो, बट मिसलेनियस हमने कवर कर लिया है अपना पोर्शन। अब हम इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे वो होगा मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है, तो मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स में अराउंड हियर आर आई थिंक 100-200 क्वेश्चंस ही हैं इसमें भी। नहीं, इसमें 200 से कम है। ओके, इसमें है 173 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोशिश रहेगी 4 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाए हमारा, 4 या 3 वीडियोस में मेनली कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 60 क्वेश्चंस भी अगर हम लेंगे तो हम 3 वीडियोस में भी कंप्लीट इसको कर सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा अवार्ड। आई थिंक ये लास्ट चैप्टर होना चाहिए अवार्ड्स का। यस, ये लास्ट चैप्टर है, और इसमें है अराउंड 38 क्वेश्चन। तो प्रॉबेबली इसको कोशिश करूँगी मैं कि 4 या मैक्सिमम 5 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाए, और इसके साथ हमारी हिस्ट्री की घटना चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अभी भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कि नेक्स्ट हमें कौन सी घटना चक्र स्टार्ट करनी चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं इन वीडियोस को, तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर मैं अपने हिसाब से कोई एक नेक्स्ट घटना चक्र को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ ओके, आर्ट एंड कल्चर भी एक चैप्टर है एक्चुअली इसमें। अवार्ड्स से पहले आई गेस, चलो लेट्स आई विल चेक इट, हम लोग देखते हैं इसको, बिकॉज कुछ कन्फ्यूजन हो गया बीच में, आई गेस मैंने स्किप कर दिया कुछ। या सो 200 क्वेश्चंस, ओके 200 क्वेश्चन, नहीं इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। 200 क्वेश्चंस हमारे हैं मैगजीन्स वाले चैप्टर में। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में आई गेस 173 क्वेश्चन थे, और उसके बाद बचा होगा अवार्ड वाला चैप्टर, इसमें 38 क्वेश्चन थे। तो अभी इसमें टाइम लगेगा हमें, एंड फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी कंप्लीट हो पाए। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। अब ऑलमोस्ट हम ख़त्म करने पर आ चुके हैं, तो 2-3 चैप्टर्स हमारे बचे हैं, वो भी हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो कोशिश करिए कि ये पूरा रिवीजन आप कर लें, एक बार दोबारा से सुन लें इसको, और उसी के साथ हमारा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।